चलें जी। नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, चैलेंजेस क्या हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। ये कॉमन होता है टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस में भी 2 से 3 दफा, ये पिछले 5 to 6 ईयर्स में 2 दफा ये सवाल आ गया है पेपर 2 में। और लास्ट ईयर पाकिस्तान अफेयर में आया। ये और करंट अफेयर का भी ये टॉपिक है। ये आपको IR पेपर 2 में हेल्प कर सकता है, इवन दैट के इंग्लिश ऐसे में भी इस तरह के किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे आ सकता है। चलें, आउटलाइन देखने पहले सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, और फिर मैं आपको कुछ स्टेट्स मॉडल के बारे में बताऊंगा नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से। और फिर हम पाकिस्तान के केस पे आ जाएंगे, डेलमी ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। और इसी तरह पाकिस्तान को नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है। और लास्ट सेक्शन में हम उन स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे कि कौमी यकजहती को कैसे जो है वो रिइंफोर्स किया जा सकता है। जी, मीनिंग और कॉन्सेप्ट है जनाब। सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है वो ताकत, वो प्रोसेस, वो अमल जिससे आप किसी भी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं लोगों के, चाहे वो मजहब के लिहाज से डिफरेंट हो, सोशली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, उन सबको आप इकट्ठा करते हैं। और उसका मकसद बुनियादी होता है कि आप अपने मुल्क की जो सालमियत है, सर्वाइवल है, उसको बरकरार रख सकें। दुनिया में 2 तरह की सोसाइटीज होती हैं, एक होमोजेनियस होती है और दूसरी हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस डाइवर्स सोसाइटीज को कहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ रंग नस्ल के लोग आबाद होते हैं, डिफरेंट मजहब के, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के। जैसे अमेरिका जो है वो एक हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। इंडिया भी, हम उसको भी हेट्रोजेनियस सोसाइटी कहते हैं। दूसरी होमोजेनियस सोसाइटी जो होती है, जैसे ब्रिटिश सोसाइटी है, फ्रेंच है, जर्मन सोसाइटी है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि जहाँ पे एक डोमिनेंट रेस हो सकती है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के स्पीकर हो सकते हैं, यानी जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। सो दैट मकसद कहने का ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो होता है उसका बुनियादी मकसद, चाहे वो हेट्रोजेनियस सोसाइटी है या होमोजेनियस, लोगों के दरमियान हार्मनी क्रिएट करना होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट उसमें किसी भी तरह का फर्क नहीं करती, किसी मजहब की बुनियाद के ऊपर, किसी नस्ल की बुनियाद के ऊपर। ओके, इस अफगान की दरवाजा बंद करें। मैंने आपको कहा था ना उधर चले जाएं आप लोग, इसको खामोश करवाएं। अच्छा जी, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये भी होता है, इट इज अ विल पावर, इट इज अ विल पावर ऑफ पीपल, लोगों के दरमियान साइकोलॉजिकली ऐसी ताकत को भी कहते हैं, ऐसी फोर्स को भी कहते हैं जो उनको इकट्ठा रखती है, ठीक है, और जो उनको कंपेल करती है कि वो आपस में आइडियाज को, अपने कल्चर्स को, अपनी हिस्ट्री को, रिलीजन को, अपनी ट्रेडिशंस को ना सिर्फ प्रिजर्व करें बल्कि शेयर भी करें, और इससे एक कॉमन आइडेंटिटी बिल्ड की जाए अपने मुल्क के अंदर, और तमाम लोग जो हैं वो फिर इन डिफरेंसेस को साइड लाइन करते हुए वन नेशन की तरफ जाएं। नेशनल इंटीग्रेशन का बुनियादी मकसद यही होता है कि आपने एक ऐसी कौम की तामीर करनी होती है जो सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे, जो मुल्क से वफादार हो, ठीक है, और जो अपने जाती मुफादात को साइड लाइन करे और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर उनका जो है। अच्छा जी, तो जनाब ये सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता रहा था। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन का जो एक और मकसद भी होता है कि आपने एक नेशनल कोहिजन को, स्टेबिलिटी को, प्रॉस्पेरिटी को, स्ट्रेंथ और फीलिंग्स को भी अचीव करना होता है, राइट। अब इसमें ये होता है कि जब सोसाइटी डिस्पर्स होगी, डिवाइड होगी, तो कौम का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जब सोसाइटी का सर्वाइवल मुश्किल होगा तो इसका मतलब है कि मुल्क टूटने के भी चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। अच्छा जी,
अब ये भी है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं होता। आप लोगों के दिलों में मुल्क की मोहब्बत और अपने लोगों के लिए मोहब्बत जो है वो नारे लगा के या तराने बजा के नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेशनल इंटीग्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसमें आप लोगों को इंसाफ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से, रियासत ये एक्सपेक्ट करती है कि लोग रियासत से वफादार रहें, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आप लोगों को इंसाफ ना दें, उन पे जुल्म करें, उन पे जबर करें, ठीक है, और उनको इनके हकूक ना दें। तो कोई भी बंदा जो है वो इस कंडीशंस के अंदर या इन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है वो मुल्क के साथ जो है वो सॉरी लॉयल नहीं हो सकता। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं होता, ये थ्रू आउट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर करते हैं, आइन की हाकिमियत को जो है उस पर अमल दरामद करते हैं। हमने ज्यादातर ये जो चैलेंजेस देखे हैं नेशनल इंटीग्रेशन के, जितने भी मोस्टली हम केस स्टडीज पढ़ते हैं, वो उन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में नजर आते हैं जिन्होंने कॉलोनियल पावर से आजादी तो हासिल की, लेकिन उन सोसाइटी के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर थे वो बड़े प्रॉब्लमेटिक रहे। फॉर एग्जांपल वहां पे किसी स्पेसिफिक क्लास जो थी उसका पॉलिटिक्स के ऊपर डोमिनेशन रही, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो प्रिवेल करता है, या इसमें फिर मिलिट्री या सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो है वो इंटरवेंशन रही हो, तो फिर गवर्नेंस का सिस्टम ना हो, करप्शन बहुत ज्यादा हो। तो ये सोसाइटी जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है, या लेटर ऑन वो ममालिक जिन्होंने कॉलोनियल पावर से आजादी हासिल की, एशिया और अफ्रीका के अंदर हम ज्यादा केसेस देखते हैं कि जहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हमें ज्यादा नजर आते हैं एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न सोसाइटीज। अच्छा, इस वक्त अच्छे मॉडल्स के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का दुनिया में एक अच्छा मॉडल कहा जाता है। अब देखें, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसको नेशन ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉट भी कहते हैं। लेकिन अमेरिकी जो हैं, भले वो बाहर किसी जगह से भी आकर अमेरिका में आबाद हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक वन अमेरिकन आइडेंटिटी को बिल्ड किया है। दे ऑलवेज ट्राई टू से दैट वी आर द अमेरिकन। वहां पे ये नहीं कहते कि वी आर द जापानीज अमेरिकन, वी आर द चाइनीज अमेरिकन, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो ऑलवेज फील द प्राइड कि हम अमेरिकन हैं। अब उसकी वजह क्या है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा। मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है यूएस के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर है, रूल ऑफ लॉ है वहां पे। इसी तरह जो है वो फेडरेशन और इसी तरह अमरीकी रियासतों के माबैन भी जो है वो ताकत का तवाजुन है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, अमरीकी अदालतें आजाद होती हैं। तो ये जो कल्चर है उसने अमरीका के अंदर जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत स्ट्रांग किया है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन is also depends on the socio-economic developments and the political power empowerment in a center provinces relation। अगर आप फेडरेशन के मॉडल को पढ़ें तो वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज देखी जाती है कि मुल्क के अंदर समाजी और इक्तसादी लिहाज से तरक्की का अमल जो है वो किस लेवल के ऊपर है, उसके अंदर बैलेंस कितना है, ठीक है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि क्या उस सोसाइटी के डिफरेंट पॉलिटिकल विंग्स जो हैं, द पॉलिटिकल जो फैक्शंस हैं, वो डिसीजन मेकिंग का, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अब देखें ना, अगर किसी सियासी जमात को फॉर एग्जांपल आप साइड लाइन करेंगे तो इट्स मीन दैट्स कि वो नेशनल इंटीग्रेशन को वीक करेगी। पाकिस्तान में हमेशा से सियासी जमातों को बनाया जाता है, तोड़ा जाता है। इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौमी यकजहती का फुकदान होता है। उससे ये होता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन पैदा होती है और फिर इससे सोसाइटी को प्रोग्रेसिवली जो है वो आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये तमाम चीजें, कोई भी अगर वेरिएबल जो है वो आर्टिफिशियल होगा या वो एंटी नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो इससे फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि कौमी यकजहती का जो है वो फुकदान रहेगा। चलें, अब ये कुछ मॉडल मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने कुछ इसमें ऐड भी किए थे, आउटलाइन में शायद सिर्फ 3 है, वो मुझे याद नहीं रहा कि मैं उसके अंदर भी ऐड कर लेता। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि दुनिया में जो रियासतें हैं, हुकूमतें हैं, वो नेशनल इंटीग्रेशन को अटेन करने के लिए किस तरह के मॉडल्स को फॉलो करती हैं मोस्टली। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है? आगे चलें।
चलें। अच्छा जी, मॉडल है जी एसिमिलिएशन मॉडल। एसिमिलिएशन मॉडल जो है ये सोशल इंटीग्रेशन या कौमी यकजहती को अटेन करने के लिए, वन नेशन बिल्डिंग के लिए जो है एक ऐसा मॉडल होता है कि जिसमें मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ रंग के जो लोग होते हैं, आप उनको सबको एक ही आइडेंटिटी में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप उनको किसी एक मजहब की बुनियाद के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी एक जुबान की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, समटाइम्स कल्चरल वैल्यूज की बुनियाद के ऊपर। यानी असिमिलिएट का मतलब होता है कि इकट्ठा करना या मर्ज करना। तो ये मॉडल जो होते हैं ये ज्यादातर जो है वो आप डाइवर्स सोसाइटीज के अंदर भी फॉलो किए जाते हैं, और समटाइम्स ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी, सॉरी, होमोजीनियस सोसाइटी में भी इनको फॉलो किया जाता है। और इसमें जो एक पूरा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है उसको फॉलो किया जाता है। मसलन आप स्कूल्स के अंदर जब बच्चों को वेरी फर्स्ट डे से पढ़ाते हैं, तो फिर उनको इस प्रोसेस के जरिए से जो आपके अल्टीमेटली गोल्स होते हैं, मसलन आप सिलेबस इस तरह से डिजाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप अगर चाहते हैं कि फ्रेंच कम्युनिटी को आप सिमुलेटिव मॉडल के ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें, तो फिर अगर फ्रेंच लैंग्वेज को आपने बुनियाद बनाया, तो फिर इसका मतलब है कि आप बच्चों को जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके उसके साथ बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और आपने कभी देखा हो कि अगर आप फ्रांस चले जाएं तो वहां पे हालांकि यूरोप में इंग्लिश भी एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच पीपल जो है वो हमेशा अपनी जुबान बोलते हैं, वो इंग्लिश में बात भी नहीं करते। अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में बात भी करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं करते। तो अब फ्रांस का जो मॉडल है वो नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर उसमें जुबान का किरदार सबसे ज्यादा है। यानी फ्रेंच सोसाइटी को वन फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज की बेस के ऊपर यूनाइट किया गया है। दूसरे मॉडल्स के अंदर अगर हम देखें तो इराक और सीरियन मॉडल भी जो है ये अरेबिक, और इसी तरह ईरान के अंदर भी अगर हम देखें तो पर्शियन लैंग्वेज। तो ये इराक और सीरिया जो है इन्होंने अरबी जुबान की बुनियाद के ऊपर कौमी यकजहती को फरोग दिया, और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान का हम आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करें। और इसी तरह ईरानियन मॉडल्स के अंदर भी हमें जो है वो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स नजर आती है टू अचीव द नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा, एक मॉडल होता है जी एक्सक्लूजनरी मॉडल। एक्सक्लूसिव मॉडल का मतलब ये होता है कि किसी मुल्क में अगर रियासत ये देखती है कि यार कि कोई ग्रुप है, कोई मिनोरिटी है, ये हमारी नेशनल यूनिटी के लिए खतरा है, ठीक है, तो वो उनको सिस्टम से आउट करने की कोशिश की जाती है, उनको बाहर निकालते हैं वो, राइट। और अब इसमें ये होता है कि इसमें जीनोसाइड किलिंग्स भी आ जाती है। ये बड़ा ऑप्रेसिव मॉडल है जो कि मोस्टली बहुत रेयर केसेस के अंदर हमें मिलता है। पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन इसके अंदर आ जाता है। अब इसमें फोर्स कन्वर्जन होती है कि उनको मजहबी लिहाज से फोर्स किया जाता है कि आप हमारे मजहब में आ जाएं। उनके जो कल्चरल इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह फोर्स माइग्रेशन भी होती है, उनको किसी खास इलाके से बाहर निकाल देना। जैसे रोहिंग्यन मुस्लिम्स आपने देखा होगा कि बर्मा से उनको 2017 में या उससे पहले भी बड़ी तादाद में उनको माइग्रेट करवाया गया बांग्लादेश की तरफ। तो ये जनाब ये बड़ा डेंजरस मॉडल होता है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल भी हमें मिलती हैं। जैसे जीनोसाइड मॉडल है रवांडा के अंदर, जिसमें एक दो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं और वो समझते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो नेशनल यूनिटी की सिंबल है, और इसमें वो एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। इस पे एक बड़ी अच्छी मूवी भी है। रवांडा जो है वो लास्ट सेंचुरी का वन ऑफ द वर्स्ट जिनोसाइड किलिंग केस आता है, जिसमें 30 लाख लोग जो थे मारे गए। और इसमें एक ऑस्कर विनिंग मूवी भी है, होटल रवांडा। अगर आपने इस केस को स्टडी करना हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, वो मूवी देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह सेग्रीगेशन पॉलिसी अगेंस्ट द नेग्रोज इन यूएसए। अमेरिका के अंदर भी आप देखें कि ब्लैक्स को नेशनल यूनिटी से समझते थे कि जी ये हमारे लिए खतरा है, तो उनको सेग्रीगेट किया गया। 1964 से पहले अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में ब्लैक्स के लिए डिफरेंट लॉज थे। उनके लिए
आप देखें कि सोसाइटी के अंदर जो थे वो डिस्क्रिमिनेशन मिलती थी हमें। मसलन स्कूल्स ज़्यादा थे, रेस्टोरेंट्स में उनके लिए जगह अलग होती थी, और इसी तरह पार्क्स लैदा। तो ये क्या था, ये भी ये भी एक्सक्लूसिव मॉडल आता है। इसी तरह 9/11 के बाद हमने देखा कि यूरोपियन सोसाइटीज में उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन के लिए खतरा है। तो लिहाजा उन्होंने उनको अपने ममालिक से बाहर निकालने की कोशिश की। उनके लिए जो है वो इमिग्रेशन लॉ को सख्त किया, ठीक है। तो ये मॉडल भी जो है ये रेयर टाइम जो है इसको फॉलो किया जाता है। बोस्नियन मॉडल जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि जब यूगोस्लाविया डिवाइड हुआ था, लेकिन उसकी और भी डिफरेंट वजूहत थी। बोस्नियन केस जो है वो एथनिक क्लिंजिंग के केस के अंदर आता है, क्योंकि वो जब सोसाइटी स्कैटर्ड हुई थी तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स डिवाइड हो गए थे। आर्मीनिया था, कोसोवो था, बोस्निया था, सर्बिया था। तो वो लोग अपने एक दूसरे के साथ उन्होंने जो थी वो वॉर स्टार्ट की ताकि अपने इलाकों पे कंट्रोल हासिल करे। इससे रिलेटेड वो एग्जांपल नहीं आएगी, वो डिफरेंट केस है। अच्छा, एक मॉडल होता है जी प्लूरलिस्ट मॉडल। प्लूरलिस्ट मॉडल क्या मतलब ये होता है कि जो स्टेट होती है ना वो डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है। वो कहती है ठीक है यार, आपका जो भी मजहब है, आपका कोई भी लैंग्वेज है, आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, हम आपकी जो आइडेंटिटी है उसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। हम उसको मेंटेन रखेंगे। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि अ, रियासत के जितने भी ग्रोह हैं वो नेशनल यूनिटी के लिए जो है वो काम जरूर करें। और उसमें फिर ये किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। मसलन आप एक फेडरल स्ट्रक्चर बना देते हैं, पावर्स को सेपरेट कर देते हैं, आप लोगों को एजुकेट देते हैं, हेल्थ और इनकम जो है उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और मकसद ये होता है कि आप एक ऐसा इलेक्टोरल मैकेनिज्म देते हैं, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी होती है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी होती है, और लोगों को जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर, मतलब कहने का ये होता है कि आपने लोगों को उनकी शनाख्त के हवाले से नहीं छेड़ना होता, लेकिन आपने एक ऐसा पॉलिटिकल मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं कि लोग खुद ब खुद जो है अब वो मुल्क से प्यार करते हैं, ठीक है। और वो फिर बाकी जो दूसरे कल्चर्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वहां पे बच्चों को पहले दिन से ही सिखाया जाता है कि आपने दूसरे रंग नस्ल के लोगों को टॉलरेट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। यूएस मॉडल जो है उसको उसके बारे में कहा जाता है ये प्लूरलिस्टिक मॉडल है। अमेरिका के अंदर रहने वाले जितने भी रंग नस्ल के लोग आबाद हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट्स कभी भी उनको ये नहीं कहती कि आप एक कल्चर्स के अंदर मर्ज हो जाएंगे, एक लैंग्वेज के अंदर। आज भी फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन की सोसाइटी भी आपको मिलेगी अमेरिका में। अगर आप चले जाएं, एशियन कम्युनिटीज मिलती हैं, वो अपने जो है वो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी अपने कल्चर्स के वाले से, अपने मजहब के वाले से बरकरार रखी होती है, लेकिन बट दे ऑलवेज फील द प्राइड कि वी आर द अमेरिकन। तो ये जो अमेरिकन मॉडल है ये प्लूरलिस्टिक मॉडल है। उसमें अमेरिका ने अपने आइन के अंदर जो है इंडिविजुअल लिबर्टीज दी हैं, उनका डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो बड़ा प्रैग्मेटिक है। आप देखें हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और लोग जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो अब पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट्स को मुंतखब करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो वहां पे हर ग्रुप की है। अमरीकी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई भी ग्रुप जो है वो आइसोलेट नहीं है, राइट। तो ये अमेरिका का मॉडल जो है वो उसको प्लूरलिस्ट मॉडल कहते हैं, टू अटेन द नेशनल इंटीग्रेशन। अगला है जी एफर्मेटिव एक्शंस एंड द इंक्लूसिविटी मॉडल। इस मॉडल के अंदर जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुई हो या किसी भी सोसाइटी के अंदर तारीखी तौर पर किसी ग्रुप को टारगेट किया गया हो, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं उसमें फिर गवर्नमेंट ये करती है कि वो तमाम जितनी भी इनजस्टिस या इनइक्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से कौमी यकजहती जो है वो वीक हो जाती है, तो जनाब उसको ड्रेस करते हैं। उन कम्युनिटीज को जिन जिन पे पहले जुल्म हुआ हो, ठीक है, उनको सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने मुल्क से प्यार कर सकें, ठीक है।
साउथ अफ्रीकन मॉडल के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पे ब्लैक्स के साथ जो रेशियल इनजस्टिस थी तरह के लिहाज से, तो फिर वहां पे जब सिस्टम रिप्लेस हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, तो फिर इन तमाम कम्युनिटीज के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया। नेशनल लेवल्स के ऊपर इन कम्युनिटीज से माफी मांगी गई, और यूं फिर ये था कि ये लोग जो थे वो सिस्टम के अंदर आए, और फिर ये सिस्टम कैसा बने, और अल्टीमेटली नेशनल यूनिटी को जो है वो फिर प्रमोट किया गया। जी, यहाँ तक समझ, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? अच्छा, अगला मॉडल है जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड द पीस बिल्डिंग मॉडल। इसमें ये होता है कि अगर किसी रीजन के अंदर कोई एथनिक टेंशन नहीं हो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम चलता हो और बड़े पैमाने पे तबाही हुई हो, तो उसमें फिर ये होता है कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए जो है वो आप पीस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, आप इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप मुज़ाकरात का आगाज करते हैं, आप रिकंसिलिएशंस करते हैं, और आप टेंशन्स को, प्रॉब्लम्स को लोअर लेवल के ऊपर लेकर आते हैं, ताकि आप एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जहां पे कौम को इकट्ठा किया जा सके। इसका जो बेस्ट केस है वो नॉर्दर्न आइलैंड्स का है, और जब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन हुआ था 1988 के अंदर, आपको पता है नॉर्दर्न आइलैंड्स जो था वो बरतानिया का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहे हैं। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने वहां पे जो था वो रिकनसाइल किया, वहां पे पीस बिल्डिंग के वाले से, डेवलपमेंट्स के वाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, और यूं उस कम्युनिटी को जो है वो ब्रिटिश कम्युनिटी का पार्ट बनाया, और अल्टीमेटली जो है वो फिर वो उसको नेशनल यूनिटी की तरफ जो है वो लेकर गए। तो ये एक उसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। एक मिनट। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है इमीडिएट एक्शंस लेना, ठीक है, राइट डायरेक्शंस के अंदर सही तरीके से एक्शंस लेना, पॉलिसी बनाना, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सही तौर पर हल किया जा सके। चले आगे चलें जी। डेलमी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, अच्छा जी, नेशनल इंटीग्रेशन जो है, पाकिस्तान को वेरी फर्स्ट स्टेज से ही जो है कौमी यकजहती के फुकदान का सामना है। और जनाब, पाकिस्तान आप देखें कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुख्तलिफ रंग नस्ल के लोग आबाद हैं, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, उनके डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो हमेशा से वीक नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक एपी सेंटर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज का, सेक्टेरियनिज्म का, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का। और हमने देखा कि कमजोर नेशनल कौमी यकजहती की वजह से जो है वो मुल्क जो है वो, हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइड भी नजर आती है। अच्छा, अभी हम देखें तो जब पाकिस्तान बना, ठीक है, तो कहा यह जाता है कि हमने सिर्फ एक मजहब को बुनियाद बनाया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको मुत्तहिद किया जाए, ठीक है, और एक ऐसी स्टेट जो कि नए नए तरीके से आजाद हुई थी। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे और भी मामला थे जहां पे काम करने की जरूरत थी कौमी यकजहती को ताकतवर बनाने में। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी हमने सेपरेशन ऑफ पावर नहीं की, हमने राइट्स जो थे वो डिलीवर नहीं किए, हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर नहीं किया, हमने डेमोक्रेसी, शायद वो आगे एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं वापस स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ। अच्छा, हमने पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती को सिर्फ मजहब की बुनियाद के ऊपर हम इंश्योर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोसाइटी डाइवर्स थी। आपको जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, और सूबाई खुद मुख्तारी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को भी अडॉप्ट करना था टू इंडोर्स द नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन आपने ये नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से
स्टार्ट से ही पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल इंटीग्रेशन के जो बॉन्ड्स है वो आपको वीक नजर आते हैं। फिर लेटर ऑन मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो थी उसने मुल्क के दाखिली मामला के अंदर, स्टेट अफेयर्स के अंदर जो था वो इंटरवीन करना शुरू किया, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था। देखा कि कौम को सिर्फ नारों पे लगा, देखें जब अक़वाम इखलाकियात के पैरामीटर्स को पूरा नहीं करती तो वो कभी भी मुल्की यकजहती या यूनिटी को भी सपोर्ट नहीं करती। अगर एक बंदा ही झूठ बोलने वाला हो और एक बंदा सेल्फिश हो और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करता हो तो मुल्क के लिए क्या काम करेगा। तो मसलन हार्ड वर्किंग, इंटेग्रिटी, ब्रिलियंस, प्लानिंग, स्टेटमेंटशिप जैसी क्वालिटी जो थी वो इस सोसाइटी के अंदर उनको भी प्रमोट नहीं किया गया। और एक ऐसा कल्चर जिसमें करप्शन है, निपोटिज्म है, बैड गवर्नेंस है, फेवरेटिज्म है, इसने पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन की बुनियादों को जो है वो मजीद कमजोर किया। और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियासती नुमाइंदे आए, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये कह सकते हैं कि एक इखलाकी डाउनफॉल था जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है आज भी हमें इन तमाम चैलेंजेस का जो है वो सामना है। तो चले आगे देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से हमें किन चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहला है जी ग्रोइंग रीजनल आइडेंटिटी। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो अ, इलाकाई शनाख्त है जो कि बहुत तेजी से प्रमोट हो रही है, वो पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे पश्तूनिस्तान इन केपी की, सिंधु देश इन सिंध, मुहाजिरिज्म इन सिंध है, सराइकिस्तान इन पंजाब है। तो ये वो सब नेशनलिस्ट ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान की जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो वीक करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो इसके पीछे भी बहुत सारी रीजन हैं जिन्होंने इनको ये करने पे मजबूर किया। लेकिन अल्टीमेटली इससे नुकसान जो है वो फिर पाकिस्तान का ही हो रहा है। और फिर समटाइम्स कुछ ऐसे भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर है कि इनको बाहर से सपोर्ट भी मिलती है, फंडिंग भी मिलती है, और ये फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं। सो एनीवे, ये पहला है जी। अब देखिए पश्तूनिस्तान और सिंधु देश जो है वो इनको काफी अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है तारीखी हिस्टोरिकली, लेकिन फिर दोबारा से ये रीराइज होते हैं। बलूचिस्तान का केस इसके अंदर आता है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि इनको इमीडिएटली एड्रेस करने की भी जरूरत है ताकि मुल्क में जो ये जो फुकतान नजर आता है उसको खत्म किया जा सके। अच्छा जी, उसके बाद है जी सब नेशनलिस्ट टेंडेंसी। ये भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सूबाई लेवल के ऊपर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो है वो सब नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया। और नेशनल जो कौमी यकजहती है या हमारे वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना हमें स्ट्रांग नजर नहीं आता। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि ये सब नेशनलिस्ट टेंडेंसी क्यों प्रमोट हुई कि हमने सूबों को तरक्याती मामलात में नजरअंदाज किया। हमने सूबों को जो है वो खुद मुख्तारी नहीं दी, हमने उनको रिसोर्सेस नहीं दिए, हमने उनको फाइनेंशियली जो उनका शेयर बनता था वो नहीं दिया। तो ये एक लंबे तवील अरसे तक जब वो नजरअंदाज हुए, ठीक है, और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि सब नेशनलिस्ट टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अब क्लाइमैक्स के ऊपर है, ठीक है। इससे पाकिस्तान की सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो भी डैमेज हो रहा है और नेशनल इंटीग्रेशन का जो फिनोमिना है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अकवाम जो होती है वो किसी नजरियात के ऊपर भी तो इकट्ठी होती है ना। और मसलन कैपिटलिज्म एक नजरिया है, इस पे पूरा वेस्ट जो है वो यूनाइट है, अमेरिकन सोसाइटी इस नजरिए के ऊपर यूनाइट है।
कार्ल मार्क्स ने जो था वो कम्युनिज्म के ऊपर जो था वो रशियन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और उनको इकट्ठा किया, नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क है जहां पे हम हमेशा आइडियोलॉजिकली जो है अपनी जो नजरियाती शिनाख्त है उस हवाले से भी बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार रहे हैं। हम पिछले लास्ट 70 ईयर से आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, और जिसकी वजह से एक नीति का फुकदान इस वजह से भी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब मैं मिसाल दूंगा कि जो मॉडरेट इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने उसको प्रमोट किया। उसके बाद भुट्टो के एरा में जो है वो सोशलिज्म के नजरियात के ऊपर कौम को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। जिया ने जो था वो इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के जरिए से कौम को इकट्ठा किया। मुशर्रफ जो थे उन्होंने मॉडरेट इनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये देखें, इतने एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं जिसकी वजह से कौम ऑलरेडी फिर कंफ्यूज हो जाती है कि यार हमने किस नजरिए को फॉलो करना है, और फिर नजरियाती तौर पर कौम मजीद डिवाइड होती है, और इससे फिर नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो आपको वीक होता हुआ नजर आता है। सेक्टेरियनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान में कौमी यकजहती को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ये फिरका वाराना जो फसादात हैं और इंतहा पसंदी, ठीक है। इसमें जो आपके रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है मदारिस की तरफ से, उसने लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ सेक्ट्स के दरमियान जो है वो बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट किए, राइट। और हर जो स्कूल ऑफ थॉट है वो अपनी मोनोपोली को प्रमोट करता है, वो अपने नजरियात को सही और बाकी नजरियात को गलत साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये प्रोसेस जो था वो ज्यादा जो था वो इन्फ्लेम होता है जब हम अफगान जहाद के अंदर गए, और हमने 8 से 9 साल तक जो है वो सोसाइटी को जो था वो सेक्टेरियनिज्म के ऊपर, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ब्रीड किया। अब उस ब्रीडिंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो था वो बहुत सारे सेक्टेरियंस जो ग्रुप से, जो पाकिस्तान में सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको भी आपको पता है उनकी बुनियाद रखी गई, जैसे लश्कर जंगी भी है, सिपा साहबा है, सिपा मोहम्मद है, लश्कर जाफरिया है, वट्स एवर जो भी हैं। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, सोसाइटी जो थी वो मजीद सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर डिवाइड हुई, और फिर एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया गया जिसमें जो ये था कि जनाब के जो इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी, इसको बहुत ज्यादा फरोग दिया गया, और इस्लाम का एक गलत इमेज जो है वो सोसाइटी के अंदर उसको बिल्ड किया गया, लोग मजीद डिवाइड हुए। और आज तक देख लें कि जनरल जिया के दौर से ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसके जो असरात हैं वो अभी भी आपकी सोसाइटी में आपको मिलिटेंसी की शक्ल में, टेररिज्म की शक्ल में कहीं ना कहीं जाके ये रूट्स जो है उसकी वहीं पे जाके जो है वो मिलती हैं। लेकिन इससे मुल्क जो है वो पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के दरमियान यूनिटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो वीक हुई है। पुअर गवर्नेंस एंड द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने पहले थ्योरेटिकल सेक्शन में भी पढ़ा कि यार अगर किसी मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों को तरक्की के समरात नहीं मिल रहे, करप्शन है, निपोटिज्म है, बैड गवर्नेंस है, तो फिर कौन किसी मुल्क से मोहब्बत करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान में हमेशा वीक गवर्नेंस जो है उसने भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अब पुअर गवर्नेंस है, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसने लोगों के अंदर एहसास महरूमी पैदा किया है। खासकर आपके बलूचिस्तान के एरिया की अगर हम बात करें, आपका एक्सपार्टा रीजन जो है, या आपका नॉर्थ सिंध के जो इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा मार्जिनलाइज हमें नजर आते हैं। इसी तरह इंसाफ की फ्राहमी ना होना, और जो इनएफिशिएंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, करप्शन बहुत है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो डीमोरलाइजेशन होती है। लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे तो हर बंदा जो है वो करप्ट है, और उससे इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि लोगों के प्रॉब्लम क्या है। तो फिर अगर आप उनको कोई चूरन बेचने की भी कोशिश करेंगे नेशनल यूनिटी का, कि आए जी मुल्क के साथ जो है वो वफादार हैं, तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा होता है कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है और जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम रह रहे हैं और जो कहने वाला है वो किस लेवल के ऊपर है, तो फिर ऐसा होता नहीं है। जी, वॉइस का किसको इशू आ रहा है? मैसेज करके बताएं, क्या मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों को?
एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं अपनी वो प्लेसमेंट चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, अब बताइएगा, आवाज आ रही है?